यदि आपको लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं तो इसका अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मोमबत्ती या दिए की याद तभी आती है जब चारों ओर अंधेरा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो का, यानी कि जनमत का, एकमात्र सुपर प्राइम टाइम शो जहां पर केवल मैं बोलूं आप सुने, ऐसा नहीं होता। हर खबर पर पोल होता है। पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास हैं। कौन से वो मुद्दे हैं? पहली वर्षगांठ अगर हम बात करें अयोध्या की, रामलला जी की, सबसे पहले तो इनको प्रणाम। इस मुद्दे पर आपको विशेष एक पैकेज के माध्यम से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिर नागा साधुओं का महत्व क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। नागा साधुओं के महत्व के बारे में समझाएंगे। केवल आपने थोड़ा जाना हो अगर तो पूरा जान लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा जो है, चर्च पर बुलडोजर चलेगा। कौन से ऐसे चर्च पर जहां पर एक आंकड़ा कहता है कि 3000 तो ये टारगेट रखते थे मंथली की भाई कन्वर्ट करना ही करना है, ये भी आपको बता दें। और फिर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में अब क्या खास है? अब बहुत कांटे की टक्कर है या कुछ बदल गया है? आम आदमी पार्टी के लिए क्या उतना आसान है जितना पहले हुआ करता था? इसका विश्लेषण आपको बताएंगे दिल्ली चुनाव पर। और फिर बेबस सुपर पावर, क्योंकि ये जो भयंकर आग जो लगी है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये ऐसी भयंकर आग लगी है कि भाई इसने काफी लोगों को अपनी जद में ले लिया है और आर्थिक नुकसान भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा है। चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हमने बताया मुद्दे कौन से हैं, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जो है जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर की यह खबर आपको बताएं, जहां बारामूला से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। कुछ ही पलों में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दिखाएंगे, जहां बारामूला से आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ उनके जो बरामद हुआ है वो AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं और कई मैगजीन और गोलियां भी बरामद की गई हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, कई मैगजीन और गोलियां भी बरामद। तो बारामूला के हरिपुरा से गिरफ्तार किए गए आतंकियों के सहयोगी, आतंकियों के ये सभी जो है सहयोगी बारामूला के हरिपुरा से गिरफ्तार किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकी सहयोगियों के पास से एक AK-47, एक मैगजीन, 13 राउंड्स गोलियां, एक पिस्टल राउंड्स और एक पिस्टल मैगजीन और एक वाहन बरामद किया है। इनके अलावा गोला बारूद की भी बरामदगी जो है वो की गई है। तो जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर आप देखिए। तस्वीर के माध्यम से आप देख पाएंगे जहां पर AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। कई मैगजीन्स और गोलियां भी यहां पर बरामद की गई हैं। बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से, AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस खबर को आपको हमने विस्तार से समझाया ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। अब अगली खबर का रुख करते हैं। चलिए अब मुख्य खबरों का रुख करते हैं। बात करेंगे अयोध्या की। ये तो हम सभी जानते हैं, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। कितनी जल्दी 1 साल निकल गया, इस बात का शायद आपको भी अंदाजा ना हो, लेकिन राम मंदिर को यहां तक लाने वाले जरूर 1 साल का वेट कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अयोध्या की 1 साल जो है वर्षगांठ 22 जनवरी को मनाने के बजाय आज के दिन यानी 11 जनवरी को मनाई जाती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर 11 जनवरी को मनाने की वजह क्या है। दरअसल हिंदू पांचांग का जो अगर उस पर गौर किया जाए तो साल 2024 जो अंग्रेजी नववर्ष साल 2024 में 22 जनवरी को पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। इसे कुर्म द्वादशी भी कहा जाता है। वहीं साल 2025 यानी अंग्रेजी नववर्ष 2025 के अनुसार ये संयोग 11 जनवरी को बन रहा है। ऐसे में तिथि पर जाने के बजाय हिंदू पंचांग को देखते हुए राम मंदिर की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को अन्य हिंदू त्योहारों की तरह ही मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2024 में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी के दिन की गई थी और इस बार ये तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है। रामनवमी और कृष्णाष्टमी सहित सभी हिंदू त्योहार हिंदू तिथि के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है।
इस संघर्ष में हजारों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर आज ये दिन हमें देखने को मिला। अयोध्या से राम राज्य की स्थापना का जो बिगुल पिछले साल फूंका गया है, उसकी गूंज निरंतर फैल रही है। मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मंदिर निर्माण के 6 महीने के भीतर अयोध्या में 11 करोड़ पर्यटक आए, जो उत्तर प्रदेश में आए कुल पर्यटकों की संख्या का 1/3 हैं। रामलला जी के आने भर से ही अयोध्या की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, तरक्की हुई है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लगभग 80,000 करोड़ की योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें नया हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण और टाउनशिप विकास शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 4 लाख करोड़ रुपए का योगदान होने का अनुमान है। धार्मिक पर्यटकों की संख्या में आई इस वृद्धि से स्थानीय व्यवसायों जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं को भी बेहद लाभ हुआ है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करते करते आपको बताएंगे कि अयोध्या में रामलला के विराजने के 1 वर्ष में कितनी अयोध्या जो है वो बदल चुकी है, कितना बदला है उत्तर प्रदेश, कितना बदला है हिंदुस्तान। तो अयोध्या, यूपी और देश की अर्थव्यवस्था में क्या मंदिर का योगदान क्या है, ये भी आपको समझना है। और अयोध्या में रामलला के 1 वर्ष बाद कितनी बदली है उत्तर प्रदेश की राजनीति, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब पावन नगरी अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल राम लला को उनके भव्य मंदिर में विधिवत स्थान दिया था, जिसके बाद बीते इस 1 वर्ष में वो अयोध्या, जो कभी सिर्फ एक धार्मिक स्थल थी, अब विकास और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी है। पिछले साल हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद पिछले 1 साल में अयोध्या ने विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की की है। अगर आर्थिक तरक्की की बात करें तो अयोध्या में पर्यटन और व्यापार में भारी उछाल आया। अयोध्या में बीते 1 वर्ष में पर्यटकों की संख्या 300% बढ़ी है। जब राम मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यही नहीं, बीते 1 वर्ष में स्थानीय व्यापार में भी अयोध्या ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले 1 साल में अयोध्या 50,000 नए रोजगार सृजित कर चुका है। वहीं अगर सरकार के योगदान की बात करें तो 5,000 करोड़ के निवेश से यहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पर्यटन हब, बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों का विस्तार हुआ है। परिवहन और आधारभूत ढांचे में विकास की बात करें तो अयोध्या जंक्शन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में तब्दील किया गया, जहां नई सुविधाओं से यात्रा सुगम हुई है। यही नहीं, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 3,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। बीते 1 साल में अयोध्या की सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भी काफी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का नाम विश्व स्तर पर चमका है। शहर में धार्मिक आयोजनों और उत्सवों ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। रामायण सर्किट के तहत 15 नए धार्मिक स्थलों का विकास हुआ। धार्मिक संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बीते 1 साल में अयोध्या में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारी प्रगति हुई, जहां रामलला विश्वविद्यालय और कई नए स्कूल स्थापित हुए। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला। अयोध्या में 5 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले गए। 24/7 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। पर्यावरण और स्वच्छता में सुधार की बात करें तो यहाँ 5,000 से ज्यादा कूड़ा प्रबंधन केंद्र स्थापित हुए हैं। सरयू नदी पुनर्उद्धार परियोजना के तहत सरकार ने सरयू नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया। आज असीम समृद्धि की स्वर्ण चांदनी में डूबी ये वही अयोध्या है जहां राम मंदिर का विरोध विपक्षी नेताओं ने किया था। वो आज प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक मंदिर दर्शन करने तक नहीं आए। ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अड़चनें डाली। इनके नामों को याद करिए: राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद और अरविंद केजरीवाल। इन नेताओं को राम भक्ति रास नहीं आई, लेकिन जनता ने इन्हें नकार कर अयोध्या को राम राज्य की राह पर खड़ा कर दिया।
बीते एक साल में अयोध्या ने विकास, संस्कृति और समृद्धि की नई इबारत लिखी है। ये अयोध्या नगरी है, ये श्री राम की नगरी है, जहां भव्यता, दिव्यता और विकास का संगम है। जय श्री राम। चलिए आपको फिर से एक बार बताते हैं इसी खबर पर आगे और विस्तार से कि भाई क्या संघर्ष रहा अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसके संघर्ष की कहानी भी चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में। ये संघर्ष जो था उसके बारे में जानकारी। आज पूरा हिंदुस्तान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे अवसर में 6 दिसंबर साल 1992 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद करना अनिवार्य है, जब कार सेवकों के पराक्रम ने सदा सर्वदा के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में उस तारीख को अंकित कर दिया, जिसे ऐतिहासिक तारीख में दिखाए गए राम भक्तों के साहस को आज हर हिंदू के लिए जानना अनिवार्य है, क्योंकि उन्हीं राम भक्तों के त्याग और साहस की देन है कि आज हम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं और अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर को देख पा रहे हैं। ये वही कार सेवक राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या की पावन भूमि को बाबरी से मुक्त किया था, जब भारी संख्या में राम भक्त श्री राम के नारों के साथ भगवा लहराते हुए गुंबद पर चढ़ गए और बाबर द्वारा श्री राम मंदिर पर बनाई गई उस बाबरी को वापस बाबर के पास भेज दिया। उन्हीं राम भक्तों के शौर्य के कारण आज हम अयोध्या में पुनः राम लला को विराजमान देख सकते हैं। राम भक्तों ने अपने शौर्य की पताका 30 अक्टूबर 1990 को भी लहराई थी, जब हजारों की संख्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए, जब चारों ओर जय श्री राम की गूंज थी और दिलों में मंदिर की चाहत। लेकिन राम भक्त कार सेवकों की चाहत को मुल्ला मुलायम की सरकार ने मौत के मातम में बदल दिया। राम भक्तों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें अनेकों कार सेवकों ने बलिदान दिया। इसी फायरिंग में बाबरी की गुंबद पर भगवा लहराते समय मशहूर कोठारी भाई बलिदान हुए थे। साल 1990 के आखिरी महीनों में कार सेवकों पर चली वो गोलियां ही आज वर्तमान में हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा कारण है। अयोध्या में बहे कार सेवकों के खून की वजह से ही आज मंदिर समर्थक सत्ता में बने हुए हैं और मंदिर विरोधी सत्ता का संन्यास भोग रहे हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलाने के बाद न सिर्फ राज्य से मुलायम की विदाई हुई, बल्कि केंद्र से वीपी सिंह की सरकार भी गिरा दी गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की वो ऐतिहासिक तारीख आई, जब राम भक्तों ने फिर से साहस का परिचय दिया। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा की घोषणा की और इस बार कार सेवकों ने पिछली घटना के क्रोध में विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। आज श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सुदर्शन न्यूज राम द्रोहियों की गोली झेलने वाले और अयोध्या को बाबरी से मुक्त करने वाले राम भक्त कार सेवकों को नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आपको वो तारीखें भी बताते हैं, पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी टाइमलाइन के हिसाब से वो तारीखें आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। कब ताले खुले, कब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तमाम चीजें आपको एक सीक्वेंस में दिखाते हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है। एक ऐतिहासिक दिन जब श्री राम के भक्तों का सपना साकार हुआ। ये मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं है, ये एक संघर्ष, एक आंदोलन की गाथा है, जिसे लाखों राम भक्तों ने अपने खून, पसीने और आंसुओं से सींचा है। इस संघर्ष और विवाद का इतिहास सालों पुराना है, जो हर भारतीय के दिल में गहरे जख्म और विजय की गाथा को छिपाए हुए। आइए हम आपको ले चलते हैं अयोध्या राम मंदिर निर्माण से जुड़ी उन 5 प्रमुख संघर्षों और 5 विवादों की ओर, जिनका असर न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश पर पड़ा। साल 1949 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद परिसर में रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाती है, जो शुरुआत थी
विवाद की। इसके बाद 1986 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद पर ताला खोला जाता है, जिससे विवाद और गहराता है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। साल 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। वही राम मंदिर संघर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो इसकी शुरुआत 1949 के मूर्ति स्थापना से हुई। इसके बाद साल 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, जिससे हिंदू समुदाय को पूजा का अधिकार मिला। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने माहौल को और गर्म किया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया, जिससे पूरे देश में हिंसा और तनाव फैला। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में लंबा संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें उस स्थान को रामलला की जन्मभूमि माना गया। लेकिन राम मंदिर से जुड़ा विवाद इससे भी पुराना, जब साल 1528 में राम मंदिर को नष्ट करके बाबरी मस्जिद बनाई गई। आगे 2003 में सरकार ने विवादित स्थल पर सर्वेक्षण कराया, जिससे विवाद बढ़ा। कई चुनावों में राम मंदिर को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया गया, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया। विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के लिए राम मंदिर का विरोध किया, जिससे विवाद और तनाव बढ़ा। राम मंदिर निर्माण के पक्ष और विपक्ष में कानूनी और राजनीतिक खींचतान चलती रही, जिसके कारण कोर्ट में मामला लंबे समय तक लंबित रहा। कांग्रेस, सपा समेत जो लोग इस राम मंदिर के विरोधी थे, जिन्होंने इसे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जरिया बनाया, आज वो खुद को अयोध्या से दूर रखते हैं। लेकिन राम भक्तों की जीत हुई। ये मंदिर न सिर्फ धर्म का प्रतीक है, बल्कि ये इस संघर्ष की महानता और भारतीय न्यायिक प्रणाली की विजय का प्रतीक भी है। अयोध्या में राम मंदिर अब इस बात का गवाह है कि संघर्ष और विवाद के बावजूद सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। क्या आपने भी किए हैं रामलला जी के दर्शन? ये हमारा आपसे प्रश्न था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो 92% लोगों ने, हमारे दर्शक तो कम से कम, वो उन्होंने दर्शन कर लिए रामलला जी के, और जिन्होंने नहीं किए वो भी जाके करें। बड़ी खबरें आपके लिए जो हम लेकर आए, महाकुंभ की बात भी यहां पर आपके सामने आज हम रखेंगे। देखिए, महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग आते हैं। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। इस दौरान अखाड़ों का पेशावाई और नगर प्रवेश होता है। सभी अखाड़ों की अपनी भूमिका होती है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में साधु संतों के अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं महाकुंभ का सबसे बड़ा अखाड़ा कौन सा है। चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे महाकुंभ और अखाड़ों के बारे में। अखाड़ा क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, ग्राफिक्स भी आपके लिए रहेंगे और तमाम जानकारियां। अब अखाड़ा क्या होता है उससे शुरुआत करते हैं। साधु संतों के संगठनों का समूह यानी अखाड़ा। धार्मिक गतिविधियां यहाँ पर क्या कुछ होती हैं वो आप जान लीजिए। परंपराओं का निर्वहन करते हैं, ये यहाँ पर खास है। अब कितने अखाड़े हैं? देखिए, महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। शैव अखाड़े, शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, ये इसमें खास है। वैष्णव अखाड़े, वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन अखाड़े, उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा अखाड़ा अगर आपको बताएं तो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा ये अखाड़ा है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 1145 में हुई इसकी स्थापना, यानी 1145 में इसकी स्थापना हुई। अखाड़े के इष्ट देव शिव और रुद्रावतार दत्तात्रेय जी हैं। नागा साधुओं के लिए विशेष रूप से ये जाना जाता है अखाड़ा। अब लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर यहाँ पर सन्यासी हैं। तो सबसे बड़े अखाड़े के साथ साथ, अब इसके साथ साथ आप जानिए, ये लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा सबसे बड़े अखाड़े के रूप में शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा ये अखाड़ा है। अब जूनागढ़ की शाखाओं के बारे में भी आपको बताते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए जूनागढ़ की शाखाएं कौन सी हैं वो भी आप जान लीजिए। जूनागढ़ की शाखाएं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक समेत देश भर में मौजूद हैं।
महाकुंभ में अखाड़ों की भागीदारी, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। इसकी भागीदारी क्या है ये जान लीजिए। विश्व को एक नया पथ देने के लिए जो है महाकुंभ होता है और अखाड़े वहां पहुंचते हैं। विचारों का मंथन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। अखाड़ों के साथ जो आते हैं, अखाड़े तो आते ही हैं लेकिन विचारों के मंथन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र चेतना को जागृत करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। देश विश्व गुरु कैसे बने, ये जो है उनकी सोच है, इसके ओर आगे वो मेहनत करते हैं। और सनातन का प्रचार प्रसार कैसे हो, ये उनका मुद्दा होता है। और विश्व में शांति कैसे आए, ऐसे सवालों को लेकर मंथन होता है। तो चलिए, ये भी आपको हमने दिखाए, ग्राफिक्स दिखाए। और शाही स्नान के समय प्रथम स्नान की बात करें तो उसमें भी अखाड़ों की समिति जो पहुंचती है, बहुत सारे वहां पर लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सभी वहां पर इस महत्वपूर्ण महाकुंभ में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, ललायत हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। ब्रेक के बाद भी आपको बड़ी खबरों से अवगत कराएंगे। छोटा सा ब्रेक और पोल पहले आपको बताएंगे, लेकिन चलिए पोल भी आपको हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो दिया है उस पर क्या रिजल्ट है आपका, वो भी आप जान लीजिए। क्या आप भी करना चाहते हैं महाकुंभ में स्नान? 97% लोग कह रहे हैं हाँ, 3% लोग कह रहे हैं ना। तो महाकुंभ की बात तो हम कर रहे थे, अखाड़ों की बात भी कर रहे थे, अब चलिए स्नान की बात करते हैं। अब कैसे होता है अखाड़ों का स्नान, ये आपको हम बताते हैं। चलिए क्लोज फ्रेम के साथ आपको हम बताएंगे। जब बात शाही स्नान के समय की आती है, जब बात शाही स्नान के समय प्रथम स्नान की बात करें तो उसमें अखाड़ों की चयन समिति आपसी सामंजस्य के साथ व्यवस्था करती है। और किसी में हम प्रथम स्नान करेंगे तो किसी में आप कर लीजिए, ये चलता है वहां पर। अखाड़े की संप्रभुता को देखते हुए ही आपसी सहमति से निर्णय होता है कि प्रथम स्नान कौन करेगा, द्वितीय स्नान और तृतीय स्नान कौन करेगा, ऐसे उसमें फैसले होते हैं। आपसी सहमति के साथ ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इस भावना के साथ ये स्नान होता है। तो देखिए अखाड़े भी दिखा रहे हैं आपको और ये झांकियां भी दिखा रहे हैं। और ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण ये स्नान का दिन और उसकी तस्वीरें भी दिखाएं, अखाड़ों के बारे में भी आपको बताया। तो ये महाकुंभ को समर्पित हमारा ये सेगमेंट था जिसमें महाकुंभ से जुड़ी हुई जानकारी आज आपके साथ साझा करी और स्नान के बारे में भी आपको हमने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी मुद्दों की बात करते हैं। हमने आपको राम जी वाला मुद्दा बताया, आपको कुंभ का मुद्दा बताया, लेकिन अब इस मुद्दे को भी ध्यान से सुनिएगा। ये आपके सनातन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सतर्क होने वाली बात है। अब आपको बताएं, पादरियों द्वारा लगातार कराए जा रहे धर्मांतरण पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। ये इन दिनों एक ऐसी ही खबर आंध्र प्रदेश से आई जहां एक चर्च द्वारा हर महीने, जी हां ध्यान से सुनिएगा, हर महीने 3000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब ये मामला आंध्र प्रदेश सरकार के सामने आया तो जांच में यह भी पता चला कि यह चर्च अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने हिंदू समाज के हित में फैसला लेते हुए चर्च पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को हिंदू धर्म की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित कैलवरी टेम्पल चर्च को लेकर पिछले कुछ वक्त से विवाद चल रहा है, क्योंकि इस चर्च में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था और साथ ही ये चर्च अवैध रूप से संचालित हो रहा था। एक जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि कैलवरी टेम्पल चर्च गरीबों को किराने का सामान देकर और फर्जी दवाएं हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के लिए दिखा रहे थे। आपको फुल करके ये तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए, ध्यान से इस चर्च को देखिए। 2024 में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस चर्च ने हर महीने लगभग 3000 हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया था। पादरी सतीश कुमार का दावा था कि उन्होंने अब तक 3.5 लाख से अधिक हिंदुओं को धर्मांतरित किया है और आने वाले वर्षों में पूरे भारत में 40 नए चर्च स्थापित करने की योजना बनाई गई है। पेड़ काकनी मंडल के नंबुरू गांव में स्थित ये चर्च बिना कानूनी अनुमति के चल रहा था, जिसके बाद सरकार ने इसे गिराने का निर्णय लिया है।
चर्च के खिलाफ ये कदम तब उठाया गया जब नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इस चर्च का संचालन सरकारी विभागों जैसे पंचायती राज, राजस्व, पुलिस और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना किया जा रहा है। साथ ही पादरी सतीश कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बिना टैक्स का भुगतान किए लोगों से दान लिया और उनका शोषण किया। इसके अलावा 28 अक्टूबर 2024 को काकीनाडा के जिला कलेक्टर के आदेश के बाद कैलवरी टेम्पल चर्च को राजस्व अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। चर्च पर आरोप थे कि ये भूमि कब्जाने और संदिग्ध समझौतों के जरिए नए चर्च बनाने के साथ साथ कानून का उल्लंघन भी कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद चर्च की संपत्तियों की जांच की जा रही है और चर्च की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कैलवरी टेम्पल चर्च एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है, जिसकी सदस्य संख्या 4 लाख से अधिक है। साप्ताहिक उपस्थिति 20,000 से अधिक होती है। इस चर्च के पादरी सतीश कुमार का प्रभाव आंध्र प्रदेश के बाहर भी काफी व्यापक माना जाता है और उनकी मिशनरी गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी पहुंच है। उनकी मिशनरी गतिविधियां अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया और अन्य देशों में फैली हुई हैं। कैलवरी टेम्पल चर्च के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की कार्रवाई को लेकर हलचल मच गई है। इस कदम को हिंदू धर्म की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक कदम के तौर पर देखा गया, एक संदेश के तौर पर देखा गया और आंध्र प्रदेश सरकार का ये कदम न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण पर नियंत्रण लगाने के प्रयासों को और तेज कर सकता है। अब इस तरीके के कदम बाकी जगहों पर भी होने चाहिए और ऐसे चर्चेस पर एक्शन लेना बेहद जरूरी होता है। दिल्ली इन दिनों सियासी रणभूमि में तब्दील हो चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप और पोस्टर वॉर की गूंज चल रही है। लेकिन इस राजनीतिक जंग के बीच एआईएमएम की हरकतें दिल्ली की फिजाओं में एक नया डर पैदा कर रही हैं। एआईएमएम ने ऐसे दंगाइयों को टिकट दिया है जिन पर दिल्ली को जलाने का आरोप है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2020 के दंगों में राजधानी को खून और आग के खेल में झोंक दिया था। अब इन्हीं आरोपियों के लिए जमानत की मांग करके एआईएमएम के एक नए राजनीतिक संदेश देने का प्रयास हो रहा है। ये घटना ऐसे वक्त में हो रही है जब जेल से जमानत पाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में एक नई रणनीति की शुरुआत की है। सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम के हौसले केजरीवाल के इस उदाहरण से बुलंद हुए हैं? तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लीक हो गई। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई। अब इसे लेकर भी राजनीति वार पलटवार की बारिश हो रही है, लेकिन जनता किसे दिल्ली की कमान सौंपेगी, इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कई सारे ऐसे विषय हैं जो अब निकल कर सामने आ रहे हैं और उसको लेकर सभी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच में समझने वाली बात हो जाती है कि देश की राजधानी दिल्ली, जो कभी देश की शान थी, अब सियासी गंदगी और दंगाई राजनीति का अखाड़ा भी बन चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई तो पहले से चल ही रही थी, लेकिन अब एआईएमआईएम ने दिल्ली की राजनीति को हिंसा की गहराइयों में धकेलने का घिनौना खेल भी शुरू कर दिया है। दंगाई जो 2020 में दिल्ली को आग और खून के समंदर में डुबो चुके हैं, अब एआईएमआईएम के टिकट पर नेता बनने निकले हैं। ये वही चेहरे हैं जिनके हाथों पर दिल्ली के मासूमों का खून लगा है। एआईएमआईएम इन दंगाइयों को न केवल टिकट दे रही है, बल्कि अदालतों में इनके लिए जमानत की भीख भी मांगी जा रही है, ताकि ये लोग गली गली घूमें, अपने जहरीले प्रचार से समाज को फिर से बांटें। क्या ये वही दिल्ली है जिसने लोकतंत्र की ताकत पर भरोसा किया था? क्या लोकतंत्र अब दंगाइयों और गद्दारों का खिलौना बन चुका है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। याद करिए कैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले जेल में रहकर राजनीति की शुरुआत की और अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो देश के खिलाफ जाता है। क्या एआईएमआईएम उसी रास्ते पर चलकर दिल्ली को फिर से जलाने की साजिश रच रही है क्या? ये सवाल है। केजरीवाल का ये जमानती मॉडल क्या अब हर गद्दार और दंगाई को राजनीति में आने का रास्ता दिखा रहा है?
AIMIM की ये हरकत सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि दिल्ली की शांति और सौहार्द को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश है। ये दंगाई नेता बनकर किसका भला करेंगे या फिर इनका असली मकसद है दिल्ली की सड़कों पर फिर से खून बहाना और मासूमों की जिंदगियों को नष्ट करना। हालांकि दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें तो इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कैग रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जानी चाहिए। मुझे सोशल मीडिया से भी कुछ जानकारी मिली है जिसके अनुसार इस शराब सौदे से सीधे तौर पर सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसको लेकर वीरेंद्र सचदेवा की भी प्रतिक्रिया आई है। वहीं सांसद संजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि किस प्रकार से फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, बंगले के पते पर फर्जी वोट बीजेपी बनवा रही है। कुछ इस प्रकार से संजय सिंह ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और ये बड़ा खुलासा किया हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि AIMIM की हरकत सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि दिल्ली की शांति और सौहार्द को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश है, जो किस प्रकार से वो धरातल पर उतारने में कामयाब होता है या फिर नहीं। देखने वाली बात यह भी होगी जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर तमाम दल लगा रहे हैं उसको जनता कितनी गंभीरता से लेती है और दिल्ली का ऊंट 8 तारीख को किस करवट पर बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इसी के साथ वक्त है एक ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली चुनाव के लिहाज से बीजेपी की लिस्ट आई है। दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी की लिस्ट एक बार फिर से जारी की है उसने, दूसरी लिस्ट। तो दिल्ली चुनाव में कौन किस जगह से लड़ेगा चुनाव, उसके बारे में आपको बता दें। बड़े प्रत्याशियों पर दांव लगाया है यहां पर, सदर बाजार से लेकर, चलिए कपिल मिश्रा से शुरुआत करते हैं। करावल नगर से इनको टिकट मिला है, कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट यहां पर मिला है। और भी आपको नाम बताएं, ये देखिए नाम भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हम दिखाते चलें। सदर बाजार से श्री मनोज कुमार जिंदल, चांदनी चौक से श्री सतीश जैन को, माटिया महल से श्रीमती दीप्ति इंदुरा और बली मारन से श्री कमल बागरी, मोती नगर से हरीश खुराना जी को मिला है। और साथ ही साथ माधेपुर में श्रीमती उर्मिला कैलाश गांगवाल, हरिनगर से श्री श्याम शर्मा, तिलक नगर से श्रीमती श्वेता सैनी और साथ ही साथ आपको बताएं उत्तम नगर से श्री पवन शर्मा, द्वारका की अगर आपको बताएं तो श्री प्रद्युम्न राजपूत को मिला है। चलिए बड़ी खबर आपको दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी हमने आपको बता दी और जैसे ही चुनाव करीब आएंगे उससे जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब हमारे आखिरी और बड़े मुद्दे पर रुख करते हैं। चलिए इस समय अमेरिका अपने युग की सबसे बड़ी और महंगी आग की लपटों में झुलस रहा है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलीस में लगी आग में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आग के कारण अमेरिका को लगभग 200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस आग ने आम से लेकर खास सबको निशाना बनाया है। कई एक्टर और नेताओं के घर जलकर खाक हो चुके हैं, लेकिन सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका इस आग के कहर से बेबस है। कैसे, हमारी रिपोर्ट देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया की लॉस एंजलिस में लगी आग ने लोगों को सड़क पर रात गुजारने के लिए मजबूर कर दिया है। कई हजार लोगों के घर इस आग में जलकर खाक हो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें सड़कों और राहत शिविरों में रात गुजारनी पड़ रही है। इस आग के चलते अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 4 दिन से लगी आग लगभग 60,000 एकड़ में फैल चुकी है, जिसमें से 30,000 एकड़ का पूरा इलाका पूरी तरह जल चुका है। कैलिफोर्निया में जंगलों से लेकर घरों तक बहुत कुछ इस आग में जलकर राख हो गया है। इस आग पर काबू पाने की मशक्कत के रूप में सिर्फ पानी की बौछार का ही एक रास्ता अपनाया गया है, जबकि नुकसान के रूप में कैलिफोर्निया के कई बैंक जलकर खाक हो चुके हैं। हॉलीवुड हिल्स में रहने वाले कई कलाकारों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है और इसके अलावा कई एक्टर्स के करोड़ों के घर जलकर खाक हो चुके हैं। सेंटा एना हवा की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेज दिशा भी बदल रही है। इसीलिए आग उन क्षेत्रों को नील रही है जहां बड़ी आबादी रहती है। लॉस एंजलिस का सनसेट बुलेवार्ड आग की लपटों में घिर गया है। आग का इतना बड़ा रूप लेने का कारण इन हवाओं को ही माना जा रहा है। कैलिफोर्निया की आग से पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जल गए हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का सांता मोनिका पहाड़ से सटे मालिबू आलीशान घर आग में जलकर खाक हो गया है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली का दौरा रद्द कर दिया। इस आग ने अमेरिका को बुरी तरह प्रभावित किया है। बीमा कंपनियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र में घरों की कीमत ही $60 लाख से $21 करोड़ तक होती है। और जानकारी ये है कि अब तक बीमा कंपनियों को $20 अरब का नुकसान हो चुका है, जिसके $200 अरब तक बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। कैलिफोर्निया में आग से कम 10,000 इमारत जलकर खाक हो चुकी है। अकेले लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स में 5,300 से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा इमारतों पर अभी भी खतरा है। अमेरिका में लगी इस आग को बुझाने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही है और इसके साथ ही कई अन्य देश भी इस आग को बुझाने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं कनाडा ने अपने सुपर स्कूपर कहे जाने वाले CL-415 प्लेन कैलिफोर्निया आग बुझाने के लिए भेजे हैं। सुपर स्कूपर प्लेन फायर फाइटर प्लेन होते हैं और इनमें से 1500 गैलन तक का पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। कैलिफोर्निया में लगी आग का धुआं अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने इसकी एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें आग का भयावह रूप दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टरों और विमानों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज हवा और उनकी दिशा बदलने की वजह से आग अलग अलग जगहों पर फैल रही है। इलाके में करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है, जिससे आग को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। लॉस एंजलिस में आग से कई कम्युनिटी सेंटर्स और धर्मस्थल पूरी तरह जल चुके हैं और इसके साथ ही कई बैंक भी इसकी चपेट में आए हैं। फिलहाल युद्ध स्तर पर इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और मंगलवार को लगी ये आग अब तक शांत नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक मेरी तरफ से यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।